जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और बहुत शानदार तरीके से आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए, पढ़ाई में जुटे हुए। आशा करता हूं कि आप सभी अपने उस प्रण को आज भी याद रखे हुए हैं जिस प्रण को लेकर आपने तैयारी शुरू की थी। मैं समझ सकता हूं कि देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं मीडियम फैमिली से बिलोंग करेंगे, किसान परिवार के बच्चे होंगे या ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम नौकरी में हैं या हम मीडियम फैमिली से हैं तो पढ़ने की कभी ना कभी तो एक वजह उठती है हमारे लिए। जब हम बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई शुरू करते हैं तो अब होता क्या है कि शुरुआत में तो वो वजह हमारे साथ रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है तो कभी कभी वो वजह धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन जब भी आपका मन पढ़ाई में ना लगे तो हमेशा उस वजह को बस याद कर लेना जिसकी वजह से आपने पढ़ाई शुरू की थी। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में वो वजह अलग हो सकती है। बहुत अच्छा होगा अगर आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं उसको सामने लिख लें। इससे तगड़ा मोटिवेशन कभी कोई होगा ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन लेता हूँ मैं हमेशा की तरह अपनी क्लास में और फिर हम लोग आगे की पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो आज का मेरा सवाल कल की क्लास से है, जिसमें हमने सीखा अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, साथ ही हमने सूत्र सीखा था। तो मेरा सवाल है आपसे कि बताइए दर्पण का सूत्र कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट मिरर फॉर्मूला है। इनमें से कौन सा करेक्ट मिरर फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन आप देखेंगे 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। बी ऑप्शन है 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u। या सी ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर माइनस के 1/f। डी ऑप्शन है 1/v प्लस u बराबर 1/f। बताइए। तो बगैर किसी चिन्ह के, मैं ये नहीं कह रहा हूं अवतल है उत्तल है, एक जनरल फॉर्मूला, एक सामान्य सूत्र दर्पण का कौन सा सही है, बताइए। चलो, बहुत बढ़िया। हमेशा एक वजह अपने लिए पढ़ाई की बचा के रखो। बहुत सारी वजह होती हैं, कभी किसी के घर के हालात हो सकते हैं, नौकरी में तो अक्सर ऐसा होता ही है। जब आप अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं पाएंगे, तो मान लो आपकी काबिलियत ज़्यादा है लेकिन किसी वजह से आपने, बहुत सारी वजह हो सकती है, किसी वजह से आपने अपनी काबिलियत के अनुसार कम नौकरी पा ली। अब हो सकता है कि तुमसे ऊपर जो आदमी है वो तुमसे कम काबिल है, तो वो तुम्हें आदेश देगा। तुम्हें पता है कि ये गलत बात बता रहा है, फिर भी तुम्हें उसे मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। उस समय जरूर सबको लगता है कि यार काश मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो आज इसकी जगह होता और सिस्टम को, यानी कि तंत्र को बहुत अच्छे से रन कर रहा होता। तो वो वजह बहुत बार उठती है। तो फिर ज़्यादातर लोग पढ़ाई के साथ ही मतलब अपनी नौकरी के साथ ही पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ऐसी वजह को बना के रखिएगा। चलिए, तो सी बिल्कुल आप सही आंसर बता रहे हैं कि 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f। देखिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। जनरलाइज फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन ये तो कहीं ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने ऑप्शन में यहाँ माइनस लगाना भूल गया। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ माइनस होता तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करना चाह रहा था। अब देखो, मैं इस ऑप्शन को ऐसे बनाना चाह रहा था कि एफ इधर आ जाए और यू इधर चला जाए। कोई बात नहीं, आप सभी ठीक हैं। बाकी यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया, वो आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए था। चलो, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अगर आपको याद हो, बड़ी सदियों पुरानी बात है, एक प्रकाश का चैप्टर चला हुआ है जिसमें हमने परावर्तन पढ़ लिया। परावर्तन में बड़ी गहराई तक जाने के बाद हमने देखा कि परावर्तन दर्पण से होता है। कल हमने अपवर्तन को बहुत अच्छे से सीखा, यानी कि रिफ्रैक्शन को हमने बहुत अच्छे से सीखा। आज हम देखेंगे कि लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसमें 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप देखेंगे कि लेंस से परावर्तन, यूं तो परावर्तन के बहुत सारे तरीके देखे हमने। भाई, पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसका हो रहा है? लेंस से। तो लेंस से परावर्तन, सॉरी अपवर्तन,
लेंस से अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। आइए एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से लेंसों से अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन किस प्रकार से लेंस से होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए दो तरह के फिर से हमारे पास लेंस बनेंगे। लेंस भी हमारे पास दो ही तरीके से बनेंगे, एक अवतल बनेगा और एक उत्तल बनेगा। पिटारा होगा, एक बार उसे निकालो। अवतल और उत्तल लेंस एक बार निकाल लेते हैं उसमें से, कोई बात नहीं, दिखा दो। देखो ये है मेरे पास, ये लेंस है। अगर आप इसे देख पाते, हाथ लगा के देख पाते, तो आप महसूस करेंगे कि ये अंदर से दबा हुआ है। ठीक है, आपको हल्का फुल्का नज़र आ रहा हो। और अगर आप इसे हाथ से पकड़ पाते तो आप महसूस करते कि ये हल्का सा उभरा हुआ है। तो ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ है। ठीक है, तो दबे हुए लेंस को कैसे बनाओगे? अगर मैं ऐसे बनाने को बोलूँ तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ से दबा हुआ, यहाँ से दबा हुआ, है ना। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार से मुझे ये दिखाई देता है, कोई पॉलिश इस पे नहीं होती है। तो इसको हम बोल देते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। उम्मीद है अब आप ये डायग्राम का मतलब समझोगे, है ना। पहले रटते थे कि ये कॉनकेव लेंस होता है, समझ नहीं आता होगा शायद। अभी उम्मीद है कि आप मतलब रिलेट कर दोगे, अच्छा ये लेंस ऐसे रखा हुआ है। और दूसरा जो बीच में से उभरा हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा? जो बीच में से उभरा हुआ है ये हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। सही है, चलो तो एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो मैंने कल आपको ये बोला था कि जो भी दर्पण को अच्छे से पढ़ के आएगा, लेंस उसके लिए बड़ी चुटकियों वाली बात रहेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बस उल्टा करना है। अच्छा मुझे बताइए कि दर्पण में किरणों को मिलाने वाला कौन होता था? तो आप कहेंगे कि मिलाने वाला होता था दर्पण में अवतल यानी कि कॉनकेव, लेकिन यहाँ कॉन्वेक्स होता है। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पर रेज आके पड़ेंगी, इस प्रकार से रेज आके पड़ेंगी, तो देखो इसमें से तो पार निकल जाएंगी, तो ये इनको किसी एक पॉइंट पर मिला देगा। ठीक है, और वहीं अवतल लेंस में जब रेज आके पड़ेंगी ऐसे, तो क्या होंगी? ये रेज को पार तो निकालेगा लेकिन उन्हें बिखेर देगा। तो यहां पे जस्ट उल्टा याद रखना है आपको दर्पण का। अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस को ही हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो उत्तल लेंस को ही हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ये भी सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल ये भी आएगा। अब यहां से हल्का हल्का सा उल्टा होना शुरू हो जाएगा। बांध के पानी से विद्युत बनने में गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो वेदांत ऐसे चलता है, पहले तुमने बांध का पानी इकट्ठा किया तो तुमने स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी कर ली, फिर तुमने पानी को गिराया टरबाइन पे, तो जैसे ही पानी गिरा, गिरने में गतिज ऊर्जा आई और इस गतिज ऊर्जा के कारण हमें विद्युत ऊर्जा मिली। अच्छा, गतिज ऊर्जा से शाफ्ट घूमी, शाफ्ट का मतलब है वो पहिया जिस पर पानी गिरेगा, तो उसने यांत्रिक ऊर्जा बनाई, मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उसने विद्युत ऊर्जा बनाई। तो 4 बार में एनर्जी कन्वर्ट हुई। ठीक है, चलो तो जरा एक बात बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि कौन अभिसारी लेंस है और कौन अपसारी लेंस है। अब देखो भैया, लेंस में भाई दोनों साइड काम ले सकते हैं हम। क्या मैं सही कह रहा हूं? भाई दर्पण में तो एक साइड से काम लेते हैं हम, लेकिन लेंस में दोनों साइड काम ले सकते हैं, यानी कि इधर भी ले लेंगे आप, उधर भी। तो यहां पे 2 फोकस बनते हैं। अब तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जैसे वहां पे फोकस और सी होता था, दर्पण में फोकस और सी होता था, यहां पे आप ऐसे याद रखो कि F1 और ये है 2F1, मतलब ये फोकस है और ये इसका डबल है। ये 2 चीज याद रखिए।
ये है F1 और ये है 2F1। बस इतनी सी बात याद रखिए कि यहां पे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होती थी, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ ही नहीं पाएगी क्योंकि ये तो इधर घूम जाएगा, तो यहां पे C की जगह 2F1 ले लेता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि इसमें तो हम इधर भी काम ले सकते हैं, तो यहां इधर साइड का जो फोकस होगा उसे F2 कहेंगे और इसका जो डबल होगा उसे हम 2F2 कहेंगे। तो ये F1 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है। तो जरा बताइए कि हाँ इतनी बात मैं याद कर लूंगा। अगर याद कर लेंगे तो फिर मैं मेन मुद्दे पे चलूं जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से लेंस में अलग अलग स्थितियों में इमेज बनती है। जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा वैसे ही लेंस में पढ़ेंगे। भाई कैलाश साहू, आप बायोलॉजी पढ़ा देना। यार मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने बायोलॉजी ना कभी पढ़ी ना पढ़ाई। मतलब मेरी एजुकेशन बायोलॉजी की है ही नहीं, मेरी एजुकेशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की है। चलो, प्रैक्टिस सेट में आज फिजिक्स के क्वेश्चन ठीक अच्छे हुए। कहाँ से लगाया प्रैक्टिस सेट भाई संजीव, एक बार बताएंगे? चलिए वेरी गुड, तो यहाँ तक नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वैसे ही चलेंगे हम, और सबसे पहले देखेंगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कि इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन थ्रू इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। मुझे बताओ कि वहां पे ज्यादा केस किसके बने थे? अवतल लेंस के ज्यादा केस बने थे। अवतल लेंस के ज्यादा केस बने थे, लेकिन उत्तल लेंस के बहुत कम केस बने थे। यहां पे अच्छा, ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे अवतल लेंस कन्वर्जिंग था, अभिसारी था। अभिसारी के हमेशा ज्यादा केस बनते हैं, उसके पास ज्यादा गुण होते हैं। यहां पे उत्तल लेंस के ज्यादा केस बनेंगे। आप रिलेट कर पा रहे होगे। और देखो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। अगर तुम्हें दर्पण आता है तो लेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये है मेरे पास लेंस, फिर से मैं इसकी 6 स्थितियां बनाऊंगा। ये मान लो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। एक है F1 ये पॉइंट, और एक है ट्वाइस ऑफ F1, एक है F2 और एक पॉइंट है ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है। अच्छा, अब इसके 6 केस बना लो। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस यहां हो जाएगा, तीसरा केस यहां हो जाएगा, चौथा केस यहां हो जाएगा, पांचवा केस यहां हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, और 6 केस को भी यहीं कवर करेंगे हम। इसका 6th केस इधर रख लेते हैं ना, यहां पे हो जाएगा। ये कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे, हल्का सा कम दिखेगा। अब वस्तु को कहां रखेंगे? फिर से वस्तु को ऐसे रखेंगे। एक बार F1 से आगे रखेंगे, एक बार F1 पे रखेंगे, एक बार F1 F2 के बीच में रखेंगे, एक बार 2F1 पे रखेंगे, एक बार 2F1 से पीछे रखेंगे, है ना, और एक बार 2F1 से कहीं बहुत पीछे रखेंगे, यानी कि बहुत दूर, कहीं इनफाइनाइट पे। अब आपसे फिर से वही पूछेगा कि बोलो इमेज कैसी बन रही है भाई, वर्चुअल बनी, रियल बनी, यही सब पूछेगा। तो देखो, बिल्कुल सब कुछ सेम चलने वाला है। इसको इधर लाता हूं मैं थोड़ा सा। अब ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेम चलेगा। आपसे पूछेंगे कि कहाँ इमेज रियल होगी, कहाँ इमेज वर्चुअल होगी। 1 2 ये हो गए 4। ठीक है, कहाँ इमेज रियल बनेगी और कहाँ इमेज वर्चुअल बनेगी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो 1 सेकंड का मुझे समय दो, बस इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं। अब बताओ, मुझे बताओ, दर्पण में पहला केस जो होता था उसमें इमेज हमेशा कैसी बनती थी? आभासी। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहां भी इमेज कैसी बनेगी? हमेशा आभासी बनेगी, यानी कि वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है, यानी कि इरेक्ट होती है। ठीक है, तो यहां भी कैसी बनेगी इमेज? सॉरी, बाकी सारे केसेस में इमेज कैसी बनती थी? वास्तविक, यानी कि रियल। और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, यानी कि इन्वर्टेड
होती है, और बाकी सारे केस इसी को फॉलो करेंगे, बड़ा आसान है। उसके बाद अगर हम पोजीशन देखें तो पहले केस की तो कोई पोजीशन नहीं होती है, इसमें कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये यहां कोई इमेज बनती नहीं है, ये मान लो, ठीक है, यहां कोई इमेज बनती ही नहीं है। अच्छा, आगे देखिए, अब देखिए, अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, और अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। और दरअसल इसका फोकस, मेन फोकस तो यही है F1, तो इमेज कहां बनेगी, F1 पे। और जैसे हम वहां C को पकड़ते थे, यहां आप 2F1 को पकड़ लो, ठीक है, यहां पे आप पकड़ लो 2F1 को। और याद रखना, बस इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 के सामने रखा है तो यहां इमेज 2F2 के बाद बनेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां F1 के आगे रखा है तो इमेज 2F2 के बाद बनेगी, तो आप कहेंगे कि बियॉन्ड 2F2, ठीक है, 2F2 के बाद जब वस्तु 2F1 पे है तो इमेज बिल्कुल 2F2 पे बनेगी। आप कहेंगे एट 2F2, यानी कि 2F2 पर जो वहां C काम कर रहा था ये 2F2 करेगा। और जब ऑब्जेक्ट 2F1 के बाद है तो इमेज भी आपकी 2F1 के पीछे ही बनेगी, मतलब इसके पीछे बनेगी। देखो, जब यहां दूसरे नंबर के से आगे है तो इमेज भी दूसरे नंबर के से आगे बनेगी, दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर से पीछे है तो इमेज भी दूसरे नंबर से पीछे ही बनेगी, जो कि कहां का हो गया आपकी, बिटवीन F1, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, यानी कि 2F2 व F2 के बीच। फिर से देखो एक बार, यहां आगे इमेज आगे बन रही है नंबर 2 वाले के, तो यहां भी आगे बनेगी, नंबर 2 पे है तो नंबर 2 से, नंबर 2 के पीछे है तो नंबर 2 के पीछे बनेगी, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस बताए थे भाई, कहां बताए थे मैंने, बताओ, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहां बताए थे मैंने किसके केस करवा रहा हूं, उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, ठीक है। तो सही तो कह रहा हूं, मैंने क्या गलत कहा है बताओ, कन्वर्जिंग है, ठीक है। अब ये बताओ कंफ्यूज कहां हो, ठीक है। अच्छा, यहां उत्तल के ज्यादा बनेंगे, ठीक बात है। अब अगर तुमसे पूछे साइज, तो देखो जैसे वहां C था, C से पहले के हर एक केस में इमेज बड़ी बनती है, तो यहां ले लो 2F को, 2F के पहले हर एक केस में इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, यानी कि एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी यानी कि एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी यानी कि एनलार्ज बनेगी, और 2F पे आके ये समान आकार की हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी सेम साइज की। और जब ये इमेज 2F के बाद होगी तो फिर ये छोटी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमिनिश्ड हो जाएगी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमिनिश्ड। लेकिन दो केस ऐसे होते हैं जहां पे एक बार बहुत बड़ी बनेगी और एक बार बहुत छोटी बनेगी। तो कहां होगा, जब वस्तु फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी की चीजें बहुत बड़ी, तो यहां पे आप एक शब्द ऐड करोगे, बहुत बड़ी, यानी कि हाईली एनलार्ज्ड। और जब बहुत छोटी बनेगी तो आप कहोगे कि हाईली डिमिनिश्ड, आप कहोगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। तो जरा एक बार बताएं कि हाँ भैया, आपने जो भी कहा मुझे वो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई, बस मुझे हल्का सा चेंज करना है और मेरा काम दर्पण से चल जाएगा। तो सभी एक बार कृपया करके मुझे बताएं कि हाँ, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई। एक बार सभी थम्स अप करेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार सभी बताएं, और जब नोट हो जाए तो कृपया थम्स अप करें। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए वेदांत, बहुत बढ़िया। तो
आ ही जाना चाहिए। अगर आपको मिरर क्लियर है तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं है मिरर मिरर क्लियर तो एक बार कृपया उसको पढ़ लो, ये अपने आप समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करने का कोई लाभ नहीं अगर मिरर क्लियर नहीं है तो। चलो बहुत बढ़िया। तो लगभग ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, टक से आंसर कर दोगे तुम। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल टक से कर दोगे इनके आंसर, है ना। सुनो, अब ऐसे ही एक बार अवतल दर्पण का देख लेते हैं। तो समझ गए हो, अवतल लेंस का, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। आइए देखते हैं एक बार कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव लेंस से। देखिए, आप देखो तो फिर से 6 केस बनेंगे। ये है पहला केस, ठीक है, ये है दूसरा केस। अच्छा, एक कॉपी कर लेंगे उसी को, है ना। ये है डैश डैश डैश, और फिर से वही बातें होंगी। एक F1 रहेगा और एक 2F1 रहेगा, इधर F2 रहेगा और इधर 2F2 रहेगा, लगभग 2 गुने डिस्टेंस पे। कॉपी करते चले जाएंगे इसी को। ये हो गया 2, और एक यहीं तीसरा केस बना लेंगे। उसके बाद एक चौथा केस आ जाएगा, 5वां केस, और ये हो गया 6वां केस, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक बार। 1 2 3, ये है 4th, ये है 5th, और ये है 6th। अब देखो ये कैसी कैसी इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाएगा यहाँ पहले केस में, मतलब ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, आप कहोगे जी हमेशा आभासी इमेज बनाएगा, यानी कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। और आभासी इमेज हमेशा सीधी होगी, यानी कि इरेक्ट होगी, और वो वस्तु से हमेशा छोटी होगी, यानी कि डिमिनिश्ड होगी। पोजीशन इसमें कभी मैटर नहीं करती, क्योंकि इमेज बनती ही नहीं है, ये मान लो, मतलब मैटर नहीं करती है पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमेशा ही कैसी बनाता रहेगा, आभासी सीधी छोटी, आभासी सीधी छोटी, आभासी सीधी छोटी, आभासी सीधी छोटी, आभासी सीधी छोटी। वस्तु जब इन्फिनिटी पे होगी, 6 केस क्या होता है, जब वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज फोकस पे बनेगी, और बस फर्क कर दोगे कि फोकस की इमेज छोटी ना होके बहुत छोटी हो जाएगी, बस यहां थोड़ा सा फर्क आएगा, बहुत छोटी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। लो जी, हो गया काम, ठीक है। तो बताओ, बहुत आसान सा हो गया कि अवतल लेंस हमेशा और हमेशा और हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बस एक केस में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, खत्म बात। पोजीशन इसमें मत याद रखो, कभी नहीं पूछी जाएगी। यार कैलाश साहू, मैं बिल्कुल कोशिश कर लेता, मेरे पास थोड़ा सा भी समय होता तो वाकई मैं दिल से बता रहा हूँ बिल्कुल कि इस बैच से मुझे लगाव हो गया। पता है लगाव के कारण क्या है? पहला कारण है कि जहाँ फिजिक्स मुझे गहराई में पढ़ाने को मिलती है वहाँ अपने आप ही आनंद आता है। क्योंकि जब मैं फिजिक्स को बाकी जगह जैसे कांस्टेबल का बैच है वहाँ ऊपर ऊपर से पढ़ानी पड़ती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, मतलब बड़ा दिल पे पत्थर रख के चीज़ों को छोड़ छोड़ के चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रॉपर गहराई के साथ चल रहे हैं, आनंद आता है। दूसरा लगाव इसलिए है क्योंकि इस बैच के ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो अपनी समय को काट काट के अपने खुद की कमाई से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे पास ज़रा सा भी समय होता, मैं थोड़ी सी मेहनत अपने साथ करके तुम्हें केमिस्ट्री जरूर करवा देता, बट माफ़ी चाहूँगा मैं, हल्की सी समय की कमी है बस। अवतल दर्पण की तरह उत्तल लेंस है, जिसको ये बात समझ में आ गई रितेश की तरह, ये समझ लो कि ये केस उसके लिए कुछ नहीं है। अब एक बार मैं यहाँ से ना सवाल बना के दिखाऊंगा तुम्हें, और तुम्हें मज़ा आ जाएगा उनके आंसर करने में। एक बार थम्स अप कर देना जब सभी का नोट हो जाए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, और फिर हम इसमें से क्वेश्चंस बनाएंगे।
चलिए बहुत बढ़िया भाई। प्रैक्टिस सेट मैं जल्दी शुरू करूंगा, है ना। सिलेबस खत्म करने के बाद सोच रहा हूँ मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूं। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन आएगा और मैं ये मानता हूं कि इस क्वेश्चन को केवल वो करेगा जिसने गहराई से पढ़ा है चीजों को, जिसने समझा है। ऊपर ऊपर से सवाल रटने वाला तो कभी इस सवाल को नहीं करेगा। सवाल लो, सवाल है किसी वस्तु का मैंने शब्द ऐड किया है हमेशा, कृपया इसकी कद्र करना, हमेशा सीधा प्रतिबिंब, हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन नहीं बनाता है। मतलब ये सवाल ऐसा है कि आपका परावर्तन अपवर्तन सब टेस्ट कर लेगा। ए ऑप्शन। एक बार पता है यूपी बोर्ड में 10th क्लास में पूछा गया था, मुझे बड़ा सॉलिड सवाल लगा था, एकदम मजेदार। देखिए, हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन नहीं बनाता है? समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। बी ऑप्शन, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। सी ऑप्शन, अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। डी ऑप्शन, उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। मतलब मुझे कुछ नहीं पूछने की जरूरत। अगर मैं कभी जानना चाहूंगा कि किसी बच्चे की ऑप्टिक्स पे कमांड है या नहीं है, तो मैं बस उससे ये सवाल पूछ लूंगा। अगर वो इसका उत्तर दे देगा तो मैं मान लूंगा उसको दर्पण लेंस सब कुछ क्लियर है, समझदार तरीके से। विकास राठौर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ना सिग्नेचर अपने एक ही रखो। सिग्नेचर का मतलब ही होता है आपकी पहचान, और आपकी पहचान कभी दो नहीं हो सकती है। ठीक है भाई हर्षित मलिक, मैं एक बार बात करता हूँ यार। ठीक है भाई, अब देखो इसमें आंसर किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है। क्यों भाई हरीश, ऐसे ही आंसर आ रहे हैं? ये होते हैं भाई कंफ्यूजिंग सवाल। अब देख लो किसका सही होगा आंसर। भाई हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन नहीं बनाता है? ये कह रहा नहीं बनाता है। भाई समतल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है। अगर तुम्हें उल्टा लग रहा हो तो वो उल्टा नहीं होता, मैंने कहा था वो पार्श्विक उल्टा होता है। भाई सीधे का मतलब क्या है कि तुम्हारा सर ऊपर है और प्रतिबिंब में भी तुम्हारा सर ऊपर है, तो भाई वैसे ही तो बना रहा है। ऐसा थोड़ी है कि प्रतिबिंब में सर नीचे हो गया पैर ऊपर उठ गए, नहीं। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना, वो पार्श्विक उल्टा होता है। तो ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब ये तो बनाता है। तुमसे पूछा कौन नहीं बनाता है? उत्तल दर्पण, अरे भाई हमेशा बनाएगा। और दर्पण का उल्टा लेंस है। उत्तल में अगर दर्पण है तो अवतल में लेंस है। कॉन्वेक्स में अगर मिरर है तो कॉनकेव में लेंस है। और उत्तल लेंस, आहा, अभी देखो अभी बताया था भैया, उत्तल लेंस को देखो, ये सीधा भी बना रहा है और ये उल्टा भी बना रहा है, तो ये हमेशा तो नहीं बनाएगा। ये तो वस्तु की स्थिति पे निर्भर करेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा डी। बताओ अब कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बात सभी मेरे शेर बताएंगे कि हाँ भैया मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार बताएं। ये ऐसा सवाल था जिसने तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया होगा। अगर इस सवाल का आंसर कर दिया तो मान लो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। अच्छा, जिन्होंने गलत किया था वो बता दो भैया, क्या उनको समझ में आ गया कि तुम कहाँ गलती कर रहे थे? हमेशा तो नहीं बनाता है। इनमें से कोई सा भी ये मतलब ये तो ऐसे हैं जो हमेशा ही सीधा बनाएंगे, केवल उत्तल लेंस हमेशा सीधा नहीं बनाता है। ठीक है,
यार विक्रम, मेरा कोई केमिस्ट्री का बैच है नहीं दरअसल में, जब से आया हूँ बस मैंने फिजिक्स को हैंडल किया है। और पता है ऐसा नहीं होता, हर एक एग्जाम के लिए अलग लेवल होता है। तुम इसमें कांस्टेबल की केमिस्ट्री पढ़ के काम नहीं चला लोगे एएलपी में। साइंस का सेगमेंट रेलवे में स्पेशल है। ठीक है भाई, चलो तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया कि किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आएगा और ये बहुत फेमस सवाल है, खैर ये तो आसान है। सवाल आएगा कि बताओ फोकस पर रखी फोकस पर रखी फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ, फोकस पर रखी वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी? ऑप्शन ए इन्फिनिटी, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑप्शन पोल यानी कि ध्रुव। ये बड़ा फेमस सवाल है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। बताओ, इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सब कर देंगे, है ना? चलो वेरी गुड, जिसका रिवीजन है बिल्कुल उसका गलत नहीं होगा। ऐसे कॉनकेव मिरर भी हो सकता है? क्या कह रहे हो यार, कॉनकेव मिरर कैसे हो जाएगा भाई? अवतल दर्पण तो हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, हमेशा छोटा थोड़ी बनाता है। तुम फोकस से आगे चले जाओ, उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे चले जाओ, तुम सी से आगे चले जाओ, हमेशा बड़ा बनेगा तुम्हारा। तीनों केसेस में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा छोटा थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो ये आप देखते ही समझ जाएंगे कि भाई फोकस का संबंध इन्फिनिटी से। तो ऐसे सवाल आएंगे, मतलब ये तो बहुत रेयर केस है। अगर पेपर टफ बनता है तब ये सवाल है, पेपर जैसा बनना चाहिए वैसा बनता है तो तब के ये सवाल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस किस तरह के क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। और सवालों की देखिए कोई सीमाएं नहीं है। मैं अभी यहाँ खड़ा खड़ा 100 सवाल बना दूंगा, जितने टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए। बट हमें सवालों को नहीं रटना है, हमें तो कॉन्सेप्ट पे काम करना है। इसी को कॉन्सेप्ट सीखना बोलते हैं, कि आप उस टॉपिक से संबंधित 100 सवालों को भी कर दो, 1000 सवालों को भी कर दो। ये तरीका होता है ठीक पढ़ने का, कि कॉन्सेप्ट हम समझ लें, उसके बाद जितने सवाल बने हम आराम से करते चले जाएं। तो ये हो गया आपका दर्पण फिनिश। अब एक बार दर्पण के उपयोग देख लेते हैं कि दर्पण के उपयोग, लेंस के उपयोग देख लेते हैं कि लेंस के यूज क्या होते हैं। तो लेंस का वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, बट पेपर में जो पूछे जाएंगे आपसे वो 2 यूज पूछे जाएंगे, एक उत्तल का और एक अवतल का। वही अपने तो एक यूज अवतल लेंस का यानी कि कॉनकेव लेंस का, और एक यूज पूछा जाएगा आपसे कॉन्वेक्स लेंस का यानी कि उत्तल लेंस का। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्तों, एक आंखों में दिक्कत होती है, 2 दिक्कत। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। वो बाद में समझेंगे क्या होता है, पहले अभी ट्रिक से याद रख लो कि कौन से दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाएगा। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा होता क्या है वो दोष, हालांकि हम समझ लेंगे, बट फिर भी एक बार समझ लेंगे। तो देखो, अवतल लेंस के लिए हम निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा, निकट दृष्टि दोष, उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का यूज करेंगे, यानी कि कॉनकेव लेंस यूज करेंगे हम मायोपिया के लिए। साथ ही हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस हम यूज करेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। अब कैसे याद रखेंगे, सुनो, मुझे एक बात बताओ कि अवतल और उत्तल में से किसमें शब्दों की संख्या ज्यादा है? आप कहेंगे अवतल में 4 है, उत्तल में 3.5 है। ठीक, निकट और दृष्टि में से, निकट और दूर में से किसमें शब्दों की संख्या ज्यादा है? निकट में। तो ज्यादा वाले के लिए ज्यादा वाला और कम वाले के लिए कम वाला। कभी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। इंग्लिश वाले उल्टा करो, इसमें 7 लेटर हैं और इसमें 6 लेटर हैं, इसमें कम लेटर हैं, इसमें ज्यादा हैं। यहां उल्टा करो, ज्यादा वाले को कम और कम वाले को ज्यादा दे दो। यहां पे ऐसा करना है आपको, ठीक है? बड़ा ही आसान है।
अच्छा, अब इन दोष को समझो। देखो, पढ़ने से हमें लगता है कि निकट दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति को ये दोष है उसकी निकट की दृष्टि में समस्या है। अच्छा, ये कैसे परिभाषित करें कि कितनी दूरी को निकट कहें, कितनी दूरी को हम दूर कहें? तो हमने एक डिस्टेंस बनाई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी को हम दूर बोलेंगे और उससे नजदीक को नजदीक बोलेंगे। तो सवाल ये भी आता है कि बताओ, यहां नोट डाल के लिख लेना, थोड़ी जगह यहां खाली छोड़ना, नोट डाल के, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो हमने पैरामीटर जो बनाया है वो बनाया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यह है डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। अब देखो, नाम पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष रहा होगा, यानी कि उसको 25 सेंटीमीटर से कम की जो वस्तु, नजदीक की जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती होंगी। लेकिन नहीं, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की दृष्टि सही है, निकट का साफ दिखाई देता है। और निकट कितना? 25 सेंटीमीटर से कम का। ठीक है, निकट का साफ दिखाई देता है, यानी कि उसका जो नियर विजन है, नियर विजन इज क्लियर। और दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई देता है, यानी कि डिस्टेंट, ये डिस्टेंट ही होगा, दूरी के लिए डिस्टेंट, विजन इज क्लियर। लेकिन बात यह आती है कि आखिर इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए? इनके नाम हमने उल्टे क्यों रख लिए? तो दरअसल इनके नाम यहां से हैं ही नहीं, इनके नाम इस वजह से नहीं है। हालांकि हमारे पेपर में कभी ये नहीं पूछेगा नाम ऐसे क्यों हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत कॉमन डाउट है और इसकी वजह से गलतियां होती हैं। शायद ये गलती ना करोगे, ये तो सवाल आता है, ये सवाल जरूर आता है कि निकट का साफ दिखाई देता है तो कौन सा दोष है? बच्चे को लगेगा निकट का साफ दिख रहा है तो दूर का दृष्टि दोष है। नहीं, निकट का साफ दिख रहा है तो निकट का दृष्टि दोष है। कारण समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे। सुनो, होता क्या है कि अगर आपने बायोलॉजी में ह्यूमन आई को पढ़ा होगा, मनुष्य की आंख को पढ़ा होगा कुछ ऐसे करके, तो आपने ये पढ़ा होगा मनुष्य की आंख में लगा होता है एक अवतल लेंस, वो उत्तल लेंस। ठीक है, और ये क्या करेगा भाई? ये क्या करता है? आने वाली किरणों को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। तो ये जिस पॉइंट पे इकट्ठा करता है हम उस पॉइंट को बोलते हैं रेटिना। ठीक है, ये होता है स्वस्थ मनुष्य के साथ कि आने वाली समस्त किरणें कहां पे फोकस होंगी? आने वाली समस्त किरणें रेटिना पर फोकस होंगी। ठीक है, ये होता है साफ इमेज बनने के लिए। अगर आपकी आंखों पे चश्मा नहीं है, आपको सब कुछ साफ दिखता है, तो फिर रेटिना पे आपकी इमेज बन रही है। ठीक, लेकिन अगर यही इमेज रेटिना से पहले बनने लगे, आंख में दिक्कत आ जाए और ये लेंस की क्षमता घट जाए, मतलब लेंस की क्षमता बढ़ जाए, सॉरी, लेंस की पावर बढ़ जाए और ये इनको नजदीक फोकस कर दे, तो देखो इसकी तुलना में भाई पहले लेंस से यहां तक की दूरी ज्यादा थी, लेकिन अब यहां फोकस कर रहा है तो लेंस से यहां तक की दूरी घट गई। तो ये निकट, लेंस के निकट फोकस कर दे रहा है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में डेफिनेटली समझ गए होंगे कि अब ये रेटिना से दूर फोकस करता है, लेंस की क्षमता घट जाती है और ये दूर फोकस करता है। अब भी उल्टा लग रहा है सुनने में, लेंस की क्षमता घट रही है तो दूर फोकस कर रहा है। हालांकि उतने गहराई में नहीं जाना, बस आप ये समझो इनका नाम ऐसा क्यों है। तो अगर दूर फोकस करेगा, देखो लेंस से नॉर्मल की तुलना में ज्यादा दूर फोकस कर रहा है, तो फिर ये दूर दृष्टि दोष है। समझ गए? तो दृष्टि दोष यहां से चलता है, दृष्टि दोष यहां से निकल के आते हैं कि कैसे दूर दृष्टि दोष बोला जाता है और कैसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। तो एक बार बताइए, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? जी विमलेश, अमित कुमार, इससे पता चलता है आपको बायो आती है। अरे उतनी नहीं आती है यार, मैंने कंपटीशन में पढ़ने के लिए, मतलब मेरे भी एग्जाम्स में बायो आती थी ना कॉम्पिटिटिव में, तो तब के लिए मैंने सीखी थी बस।
बाकी ऐसे मैंने कभी कोई स्टडी नहीं करी बायो में। चलिए, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। तो ये हो गए लेंसों के उपयोग, है ना। एक बार थम्स अप करेंगे सभी अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। फिर हम पढ़ लेते हैं लेंस का सूत्र। समझ में आ गई हो और नोट कर ली हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेंस का सूत्र। जैसे दर्पण का सूत्र पढ़ा वैसे ही लेंस का सूत्र। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र जैसे वहां मिरर फॉर्मूला था, यहां पे लेंस का फॉर्मूला रहेगा, लेंस फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए लेंस फॉर्मूला क्या रहता है, लेंस का सूत्र क्या रहता है। वी यू और एफ आप जानते हैं, यहां पे क्या है बस माइनस लग जाएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बस दर्पण में प्लस है और यहां माइनस है। अब देखो बस इतना फर्क है कि तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन में से घुमा घुमू के दे दे, जैसे क्वेश्चन में दे दे, ऑप्शन दे दे कि 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u, ये ऑप्शन दे दे। अच्छा चलो मैं इसको ऑप्शन में ना लिखूं, क्या इसको ये नहीं लिखा जा सकता भाई? 100% लिख सकते हैं। अगर आप f को इधर लाओगे तो निगेटिव होगा और u को इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे u बना लेते हैं। तो ये भी लिखा जा सकता है। ये भाई तोड़ मरोड़ना तो आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद है कि आप लेंस का सूत्र भी अच्छे से समझ गए होंगे। आप कौन सी जॉब करते हैं भाई? मेरे दोस्त, मैं दिल्ली जल बोर्ड में हूँ। चलो बहुत बढ़िया, पहली बार बहुत अच्छे से समझ आया। खेतराम, अब इनको ना याद भी रखना। ये तो ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको नो डाउट, बट ना ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है। आप देख रहे होंगे कि बस लेंस और दर्पण उल्टे हैं एक दूसरे के। तो कृपया करके ना इनको अच्छे से भी बस याद करना, और याद हो पाएगा रिवीजन से। मैं फिर से कहूँगा कि रिवीजन आप लोग अच्छे से करो जी। मॉक टेस्ट आर्मी वाला 21 तारीख तक होगा लगातार 9 बजे, 9 बजे वो 21 तारीख तक लगातार रहेगा। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब कल हमारे पास क्या बचा है देखो, लगभग परावर्तन अपवर्तन खत्म हो चुके हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, और बाकी की हमारे पास 4 घटनाएं और हैं। तो उन चारों घटनाओं को लगभग हम एक ही दिन में कर लेंगे। ये दोनों घटनाएं ही बड़ी हैं, अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। वो चारों घटनाएं तो छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के कितने चांस हैं जी, मैं मान लो 2 मान लेता हूँ, 2 सवाल आएंगे मान लो, या 4 सवाल मान लो 4 आएंगे। तो 2 अब तक के पढ़ाई में से आएंगे और 2 जो हम कल कंप्लीट कर रहे होंगे उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। 1/v लिख देते हैं। भाई क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे से दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई साथ में करते रहिए। मिलेंगे कल।